डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का अगला अध्याय खनिज और ऊर्जा संसाधन लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको जानने को मिलेगा खनिज क्या है, खनिजों की उपलब्धता क्या है और खनिजों के प्रकार क्या हैं। और फिर इसमें हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधनों के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि इस अध्याय का सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए आप लोग इस अध्याय का सिलेबस क्या क्या है। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें लिखा हुआ है खनिज क्या है। सबसे पहले आपको यही जानना है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर खनिज की उपलब्धता, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर आपको लौह खनिज के बारे में जानने को मिलेगा। तो लौह खनिज में कौन कौन है, लौह अयस्क और मैग्नीज के बारे में आपको पढ़ना होगा। जबकि अलौह खनिज में तांबा और बॉक्साइट के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर हम चलेंगे अधात्विक खनिज, जैसे अभ्रक और चट्टानी खनिज आदि पर, चूना पत्थर जिसे आप बोल सकते हैं। फिर हम लोग खनिजों के संरक्षण की बात करेंगे कि खनिजों को संरक्षित कैसे किया जाए आने वाली पीढ़ी के लिए। उसके बाद आप देखिए ऊर्जा के स्रोत पे हम लोग आ जाएंगे। तो ऊर्जा के स्रोत में पहले परंपरागत देखा जाएगा, जो कि परंपरागत रूप से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया और विद्युत हो गया। फिर गैर परंपरागत, गैर परंपरागत का अर्थ ये है जिनका यूज हम लोग पहले नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनका उपयोग करना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन आ रहे हैं, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और लास्ट में हमको पढ़ना होगा इन संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं कि खनिज क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहला हम लोग NCERT बुक से लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे NCERT बुक में इसे एक कहानी के माध्यम से समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे कि एक कहानी लिखी हुई है कि एक लड़की थी किरी, जो कि सुकांत से मिलने के लिए धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। याद रखिएगा, धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, कीरी जो थी विशाल काले क्षेत्र को देखकर क्या हो गई थी, आश्चर्यचकित हो गई थी। तो उसने सुकांत से पूछा, ये जो स्थान है इतना काला और धूल भरा क्यों है। तो सुकांत ने कहा कि ये जो है एक कोयला खदान है। याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से आपको एक आंसर मिला कि जो धनबाद है ये कोयला क्षेत्र है। धनबाद जो है ये कोयला क्षेत्र है। तो ये धनबाद है क्या, ये झारखंड का एक क्षेत्र है। याद रखिएगा, झारखंड में है ये धनबाद, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। आप एक बार इसके बारे में देख लीजिए कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो धनबाद है यहाँ पर झारखंड में स्थित एक शहर है जो कि कोयले की खान के लिए मशहूर है। याद रखिएगा, जो कि कोयले की खान के लिए मशहूर है। झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित है यह धनबाद और भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसे भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। तो याद कर लीजिएगा, इसीलिए धनबाद शहर उसमें आया हुआ है। और इसकी स्थापना 1830 में हुई थी, जो कि आपको जानना नहीं है। बस आप याद रखिए, भारत की कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है, झारखंड में है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। चलिए अब देखिए आगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर सुकांत ने क्या कहा कि ये जो एरिया है ये कोयला खदान के निकट होने के कारण ऐसा काला और धूल भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो यहाँ पे ट्रक दिख रहे हैं आपको चित्र में, वो किसको ले जा रहे हैं, कोयले को ले जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा सुकांत ने कहा। तो जो किरी थी वो आश्चर्यचकित होकर पूछती है सुकांत से कि अच्छा ये बताओ खनिज क्या है, ये बताओ खनिज क्या है। तो उसने देखिए एक उदाहरण लेकर उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि जब तुमने किसी को बिस्कुट बनाते देखा है तो बिस्कुट में वो आटा मिलाता है, दूध मिलाता है, चीनी मिलाता है और अंडे भी मिलाता है। लेकिन जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इन अवयवों को अलग रूप में देख पाते हैं, नहीं। जिस प्रकार आप बिस्किट में मिले हुए कई वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार
जो हमारी पृथ्वी पर चट्टानें हैं उनमें कई पदार्थ मिले हुए हैं, आप उन्हें नहीं देख सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं खनिज। इसका मतलब चट्टान क्या है? जो खनिजों से मिलकर बने हुए हैं, याद कर लीजिएगा। कुछ चट्टान जो होते हैं एक ही खनिज से बने होते हैं और कुछ चट्टान कई खनिजों से मिलकर बने होते हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सही जगह, ये सभी जगह फैले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर बात उठी कि जो चट्टानें हैं और ये खनिज हैं, ये कहाँ पर फैले हुए हैं? परपटी, अर्थात जिसे हम भूपरपटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपरपटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग भूपरपटी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें सभी चट्टानें और खनिज आदि पाए जाते हैं, भूपरपटी कहलाती है, ठीक है ना। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा भूपरपटी के रूप में और पृथ्वी को कितनी परतों के रूप में बांटा गया है, हम इसकी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये बात को ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखी हुई खनिज की परिभाषा आप देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है वह खनिज कहलाता है। याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है वह खनिज कहलाता है, ठीक है ना। तो खनिज और चट्टान या सैल, चट्टान को सैल भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। तो खनिज और चट्टान या सैल में क्या अंतर होता है, देखिए एनसीईआरटी बुक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा हुआ है कि सैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है। याद रखिएगा, खनिज के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है। मतलब जो सैल है ना वो खनिजों का समूह है, याद कर लीजिएगा। इसका मतलब जो खनिज है, खनिज वे पदार्थ हैं जिनका अपना एक रासायनिक संगठन होता है, लेकिन उन खनिजों से मिलकर जो पदार्थ बनता है या जो भाग बनता है उसे सैल या चट्टान कहते हैं। तो आप ये वाली परिभाषा, ये जो ऊपर कोने में आपको दिख रही है, आप इसको लिख सकते हैं। सैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है, ठीक है ना। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की परतें कौन कौन सी हैं और भूपरपटी कहाँ से कहाँ तक होती है, अर्थात खनिज कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहा गया पृथ्वी को उसमें उपस्थित तत्वों के आधार पे 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। पहला है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है नीफे। पहला है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है नीफे। याद कर लीजिएगा, सियाल, सीमा और नीफे। तो आप इसको ज़रा लिखेंगे कैसे, पहले आप इस बात पे फोकस करिए कि आप इसको लिखने कैसे वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आप पहले इसको 3 नाम लिखिएगा। क्या लिखेंगे? पहला सियाल, सियाल जिसे बोलते हैं SIAL। फिर होता है सीमा, सीमा SIMA। और फिर होता है नीफे, नीफे। तीनों नाम आप लिख लीजिएगा, सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। तो अब जब आपने इन तीनों नामों को लिख लिया तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा इसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा। अब इसके आगे आप लिखिएगा। ये जो सियाल है इसमें आप देखेंगे SI है और AL है। तो SI का मतलब है सिलिकॉन और AL का मतलब है एल्यूमिनियम। SI का मतलब है सिलिकॉन और AL का मतलब है एल्यूमिनियम। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सियाल, सीमा और नीफे। तो ज़रा आप इसमें सीमा को ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? SIMA, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पहला जो था सियाल, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुलता होती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसीलिए इसे सीमा कहते हैं। और जबकि नीफे, नीफे में
निकिल और फेरियम अर्थात आयरन की अधिकता होती है, इसीलिए इसे निफे कहते हैं। और यह परत जो है कठोर धातुओं से बनी है, इसीलिए इसका घनत्व भी ज़्यादा है और ये पृथ्वी की आंतरिक परत में पाई जाती है, याद कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया होगा कि पृथ्वी की विभिन्न परतें उनकी अंदर उपस्थित पदार्थों के आधार पे क्या क्या हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, पृथ्वी को जो बांटा गया है वो 3 हिस्से में बांटा गया है। आप यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले पृथ्वी को बांटा गया 3 हिस्से में, कौन कौन से? पहले को कहा गया क्रस्ट अर्थात भूपरपटी, दूसरे को कहा गया मेंटल अर्थात आवरण, और तीसरे को कहा गया क्रोड अर्थात कोर। तो आप नाम लिखिएगा क्रस्ट, मेंटल, कोर। 3 कॉलम आप लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, इसी तरह से वही आप लोग 3 कॉलम बनाइएगा। 3 कॉलम, 3 कॉलम। पहले में आप लोग लिखिएगा क्रस्ट, दूसरे में लिखिएगा मेंटल और तीसरे में लिखिएगा कोर। ठीक है ना। तो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट, इसको ही हम लोग भूपर्पटी बोलते हैं। भूपर्पटी हम लोग इसी को बोलते हैं। और मेंटल को हम लोग बोलते हैं आवरण। क्या बोलते हैं? आवरण। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्रस्ट। क्यों? क्योंकि इसी में पाए जाते हैं खनिज, इसी में पाए जाते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो क्रस्ट की मोटाई कहाँ से कहाँ तक होती है, आप इस बात को लिख लीजिएगा। क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है। कहाँ तक होती है? 30 किलोमीटर तक होती है। फिर उसके बाद शुरू होती है मेंटल, जो कि होती है 30 किमी से लेकर 2900 किमी तक। याद रखिएगा, 30 किमी से 2900 किमी तक होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपका कोर होता है 2900 से आगे 6371 किलोमीटर तक, क्योंकि हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या कितनी जानते हैं? 6370 किमी, एग्जैक्टली 6371 किमी होता है। तो वहाँ से लेके पृथ्वी के केंद्र तक जो परत पाई जाती है उसे हम कोर या क्रोड कहते हैं। ठीक है, तो आप उस सारणी में ध्यान में रखिएगा। उस सारणी में आप लोग क्या लिखेंगे? उस सारणी में आप लोग सबसे पहले लिखेंगे, पहले वाले में जो क्रस्ट वाला कॉलम रहेगा, दूसरा जो कोर वाला रहेगा और तीसरा मेंटल वाला। तो क्रस्ट वाला 30 किमी तक, और ये 30 से लेकर 2900 किमी तक, याद रखिएगा। और फिर ये 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये आपका हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर की मोटाई। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर जो कोर है उसको 2 हिस्से में बांटा गया है, ये भी आप अपनी जानकारी के लिए लिख लीजिएगा। एक है बाह्य कोर, बाह्य कोर, और जो उसके नीचे रहेगा वो रहेगा भीतरी कोर। क्या रहेगा? भीतरी कोर। तो जो आपका भीतरी कोर और बाह्य कोर है, ये कहाँ से कहाँ तक है, आप एक बार इसको यहाँ पे देख लीजिए। जो भीतरी कोर है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है, और जबकि जो आंतरिक कोर है वो है 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि पृथ्वी की परतों को किन भागों में बांटा गया है। तो एक आपने देखा सियाल, सीमा और निफे, जो कि तत्वों के आधार पे था, और एक था पृथ्वी की परत को मोटाई के आधार पे बांटा गया था, उसमें पाए जाने वाले पदार्थों के आधार पे बांटा गया था। भूपरपटी अर्थात क्रस्ट, दूसरा मेंटल जिसे आवरण कहते हैं, और तीसरा कोर या क्रोड कहते हैं। इसकी मोटाई भी आपने देख ली। हमारे लिए भूपरपटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में पाए जाते हैं क्या? खनिज, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए, इस तरह से आपने देख लिया कि ये पृथ्वी की परतें क्या हैं और खनिज किस परत में पाया जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं खनिज के बारे में, खनिज और खनिज की उपलब्धता। तो चलिए देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खनिज, तो मैंने आपको खनिज की परिभाषा तो पहले ही बता दी, जो कि NCERT किताब में दी गई है।
तो एनसीईआरटी किताब में इसकी परिभाषा क्या दी गई है? खनिज वह पदार्थ है जिसका अपना एक रासायनिक संगठन होता है, जो कि भूपर्पटी में पाया जाता है, जो कि भूपर्पटी में पाया जाता है, खनिज कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो भूपर्पटी है उसमें जो चट्टानें हैं, चट्टानें किससे मिलकर बनी हैं? खनिजों से मिलकर बनी हैं। कुछ चट्टानें जो हैं एक ही खनिज से मिलकर बनी हैं और कुछ चट्टानें बहुत सारी खनिजों से मिलकर बनी हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो खनिज क्या है सबसे पहले आप इसको याद रख लीजिएगा। और फिर अयस्क के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरलतापूर्वक और कम खर्चे में हो जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको दिख रही होगी, खनिज की विशेषताएं लिखी गई हैं। खनिज की विशेषताएं, तो सबसे पहला खनिज की विशेषताएं क्या है? जो हमारा खनिज है वो भूपर्पटी में असमान रूप से वितरित है। कैसे वितरित है जी? असमान रूप से वितरित है। ठीक है, अधिकांश खनिज ठोस, जड़, अजैव और अकार्बनिक संरचना वाले होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? केवल कोयला और खनिज तेल ही जैविक पदार्थों से बने होते हैं। ये कोयला और खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम के बारे में आपने जरूर देखा होगा कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जीव जंतु और खनिज ये पेड़ पौधे दब गए, तो करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के बाद वे किस में बदले? खनिज तेल और कोयला में बदले। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद खनिजों की एक विशेषता ये भी है कि ये समाप्य हैं। याद रखिएगा, ये समाप्य हैं, अर्थात एक बार समाप्त हो जाएंगे तो पुनः ये बनाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपने ऊपर सुना मेरे मुंह से, क्या इनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाता है। याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या कहा गया? कुछ खनिजों का जो निर्माण है वो केवल एक रासायनिक तत्व से होता है। कौन? ध्यान दीजिएगा, कौन? जो बहुत कम क्रियाशील होते हैं, जिन्हें आप लोग उत्कृष्ट धातुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातुएं भी कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। तो इस पॉइंट को चाहे तो छोटे छोटे में आप करके लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि खनिज भूपर्पटी में असमान रूप से वितरित हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, अधिकांश खनिज अजैव और अकार्बनिक संरचना वाले होते हैं। तीसरा आप लिखिएगा, खनिज समाप्य होते हैं। खनिज समाप्य होते हैं, अर्थात एक बार समाप्त होने के बाद इनका निर्माण पुनः नहीं किया जा सकता है। उसके बाद लिखिएगा अगला नंबर, कुछ खनिज जैसे उत्कृष्ट धातुएं केवल एक रासायनिक तत्व से निर्मित होती हैं। केवल एक रासायनिक तत्व से निर्मित होती हैं। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि खनिजों की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब हमारा अगला सवाल आता है, खनिजों की उपलब्धता। खनिजों की उपलब्धता मतलब खनिज पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखिएगा, और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी होगा, खनिजों की उपलब्धता। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडिंग, खनिजों की उपलब्धता। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। खनिज प्रायः अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क शब्द का प्रयोग खनिज में अन्य अवयव तथा तत्वों के मिश्रण या संचयन के लिए किया जाता है। अयस्क वही है जिससे हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। आप लोग उसी परिभाषा को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले खनिज किस में पाया जाता है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी मैंने दिखाया कि ये आपके सिलेबस में है, याद रख लीजिएगा। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या लिखा हुआ है? 3 पॉइंट आप इसमें से लिखिएगा। 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो खनिज हैं वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारों, जोड़ों और भ्रंशों में मिलती हैं। तो चट्टानें जो हमारी होती है 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित या रूपांतरित शैल। अवसादी को परतदार शैल भी कहते हैं क्योंकि वो परतों के रूप में पाई जाती हैं। तो आप कैसे लिखेंगे कि अधिकांश खनिज जो होते हैं आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारों, जोड़ों और भ्रंशों में पाए जाते हैं। खनिजों का छोटा जमाव सिराओं के रूप में होता है और बृहद जमाव परत के रूप में होता है। ये इतना आप लिख लीजिएगा इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, कुछ खनिज अवसादी चट्टानों में परतों के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए तो इन्हें परतदार शैल कहा जा रहा है। याद रखिएगा। तो इनका निर्माण क्षैतिज परतों में जमाव, संचयन और निक्षेपण के कारण होता है। आप इतना लिख लीजिएगा इसमें, क्या कि कुछ खनिज जो होते हैं अवसादी चट्टानों की परतों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें परतदार शैल भी कहा जाता है, और इनका निर्माण क्षैतिज परतों में जमाव और निक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप।
उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ खनिज धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी बनते हैं। कुछ खनिज धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी बनते हैं क्योंकि चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टान रह जाती है। अवशिष्ट का मतलब कुछ लोग के हटने के बाद जो बचता है उसी को अवशिष्ट या अवशेष कहते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो बॉक्साइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? अवशिष्ट चट्टान की प्रकार का उदाहरण है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि पहले ऐसे कोई चट्टान है लेकिन अपरदन के कारण इसकी ये ऊपरी परत हट गई अपनी जगह से, तो जो नीचे की परत बची है इसी को अवशिष्ट चट्टान कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए महासागरीय जल में विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। याद रख लीजिएगा, जैसे नमक हो गया, मैग्नीशियम, ब्रोमीन समुद्री जल से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो आप इस पॉइंट को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि खनिजों की उपलब्धता कहाँ कहाँ है। इसमें से आपको 3 पॉइंट कम से कम ध्यान में रख लेने हैं। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट कम से कम ध्यान में रख लेते हैं। यहाँ पे एक देखिए हेडिंग दिख रहा है आपको, भारत में खनिजों का वितरण। मतलब भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो खनिज पाए जा रहे हैं प्रायद्वीपीय चट्टानों में पाए जा रहे हैं, गुजरात और असम के एरिया में पाए जा रहे हैं, फिर राजस्थान और उत्तरी मैदान के एरिया में पाए जा रहे हैं। इसको आपको पढ़ना नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, ये आप इम्पॉर्टेंट चीज़ में एक बार दिमाग में रख लीजिए कि रैट हॉल खनन क्या है। रैट हॉल खनन क्या है? तो चूंकि क्या होता है कि जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य ये वाले जो आपने देखा होगा मानचित्र में इधर साइड में, जैसे आपका भारत का नक्शा है पूरा, यहाँ से ऊपर से जाता है ऐसे, ये जो पतला वाला हिस्सा उसके बाद फिर यहाँ से फैलता है, इसी को पूर्वोत्तर के राज्य कहते हैं, जिन्हें 7 सिस्टर भी कहते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये जो हैं यहाँ पे कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर खनिज विस्तृत रूप से पाए जाते हैं, विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। तो वहाँ के जो सामान्य रहने वाले लोग हैं वो लोग वहाँ पे खुदाई करने के लिए एक पतली सी सुरंग बनाते हैं और वहाँ से इन खनिजों की खुदाई करते हैं चुपके चुपके। याद कर लीजिएगा, मतलब बहुत पतली सी सुरंग, जैसे चूहा अपनी बिल बनाता है, चूहा अपनी बिल वजह से बनाता है, वैसे लोग पतली पतली सुरंग बनाकर खदान तक पहुँचते हैं और वहाँ पे ये इनकी खुदाई करते हैं और इनको काले तरीके से बेचते हैं और जिससे इनका परिवार का खर्चा वर्चा चलता है। तो ये चूहे की तरह सुरंग बनाकर खुदाई कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार की खुदाई को रैट हॉल खनन कहा जा रहा है। और ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर ये बहुत पतली सुरंग बनाकर खुदाई कर रहे हैं और अचानक उस सुरंग में पानी भर गया या सुरंग कहीं से टूट गई, जैसा कि आपने अभी देखा ही होगा उत्तराखंड में सुरंग हादसा, 17 दिन के बाद मजदूरों को वहाँ से निकाला गया था, तो वैसा अगर हो गया इसमें तो ये लोग तो मर सकते हैं। इसीलिए इस खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए, रैट होल खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो रैट होल खनन कहाँ पर होता है? उत्तर पूर्वी राज्य में होता है, अर्थात पूर्वोत्तर के राज्य में। सामान्यतया मेघालय में ये सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर होता है? मेघालय में ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया खनिजों की उपलब्धता क्या है। आपने इनको लिख भी लिया होगा, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ये आपका रहेगा पहला पॉइंट जिसे आपको लिखना है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिएगा। फिर इसके नीचे आप लिखेंगे ये दूसरा पॉइंट, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको भी लिख लीजिएगा। कुछ खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। अवसादी सेल को परतदार सेल भी कहा जाता है। सेल 3 प्रकार की होती है, अर्थात चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहला आग्नेय होता है, दूसरा अवसादी होता है और तीसरा रूपांतरित होता है, जो आग्नेय और अवसादी के बदलने के बाद बनता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। फिर इसी प्रकार आप ये तीसरा पॉइंट भी लिखेंगे। कुछ खनिज जो हैं चट्टानों के अपघटन से बनते हैं, मतलब मैंने बताया ये चट्टान मोटी होती है, इसकी ऊपरी परत बह जाती है या अपक्षय के बाद अपरदन हो जाता है इसका, जो नीचे बचता है उसी को हम कहते हैं अवशिष्ट चट्टान और इसी में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे महासागरीय जल वाला पॉइंट आप लिख लेंगे, महासागरीय जल का पॉइंट, 4 पॉइंट आपके उपलब्धता पर हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे खनिजों का वर्गीकरण। मतलब एक खनिज पाए तो जा रहे हैं पृथ्वी में, खनिज पाए तो जा रहे हैं, लेकिन इनको अलग अलग कैसे बांटा जाए, इनको अलग अलग कैसे बांटा जाए। तो एक बार आज हम इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं और कल इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है खनिज, तो खनिज को 3 भाग में बांटा गया है। एक है आपका धात्विक खनिज, एक है अधात्विक खनिज और एक है आपका ऊर्जा खनिज। आप इस सारणी को आज ही बना लीजिएगा, जिससे कल से हमको केवल विस्तार से पढ़ना रहे। ठीक है,
ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो अभ्रक हो गया, नमक हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, चूना हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। ठीक है, आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा, ये अधात्विक खनिज हैं। और धात्विक खनिज में तो देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, धात्विक खनिज में देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर ही देख रहे होंगे कि धात्विक खनिज पुनः 3 प्रकार में बांटा गया है, एक लौह खनिज में, एक अलौह खनिज में और एक बहुमूल्य खनिज में। एक बहुमूल्य खनिज में बांटा गया है। लौह खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है और अलौह खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। और तीसरा बहुमूल्य खनिज जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, अर्थात ये महंगे बिकते हैं, इनका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अधात्विक खनिज आपने देख ही लिया। फिर ऊर्जा खनिज के बारे में आप परिचित होंगे ही, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये आपके हैं धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। कल हमको पढ़ना है लौह धातु के बारे में, अर्थात लौह खनिज के बारे में, जिसमें हम लोहे के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर अलौह में हम लोग पढ़ेंगे तांबे के बारे में और सीसा और बॉक्स, ये तांबे और बॉक्साइट के बारे में। और तीसरा ये आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम, आप जानते हैं मुक्त अवस्था में ये पाए जाएंगे। फिर आप ऊर्जा खनिज के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और अधात्विक खनिज में हम लोग अभ्रक देखेंगे और चूना पत्थर देखेंगे, क्योंकि 2 हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो अपने मित्रों के साथ अवश्य ही शेयर करिएगा। और रोज़ सुबह 8 बजे जुड़कर क्लास देखना मत भूला करिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अगर क्लास में लाइव ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो एक अलग प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, गुड बाय। मिलते हैं कल की क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।